राजस्थान के अंदर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमारा संविधान संघवाद पर आधारित है। सेना सेंट्रलिस्ट का विषय है, इसलिए उस विषय पर नीति बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल को है। लगभग 250 बैठकों के बाद और 28 महीने के मंथन के बाद जो योजना इस देश में लागू की, पहला मौका हमने देखा जब किसी योजना का विरोध तो कोई भी राजनीतिक दल कर सकता है, और राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल सूची में शामिल किसी योजना का विरोध करे, ये पहला मौका नहीं। जब से राजस्थान बना है सर्वाधिक बार लगभग 18 बार मुख्यमंत्री जी की सदारत में कभी राजभवन, कभी गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना, ये सिलसिला लगातार चलता है। अग्निवीर योजना आपको मालूम है कि चीन के बाद सबसे बड़ा सैन्य बल 15,60,000 सैन्य बल की संख्या है हमारे यहाँ है। इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा सैन्य बल हमारा बने, हमारी सेना की औसत आयु 3 से 4 साल कम हो, इस मुल्क के नौजवानों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र रक्षा और अनुशासन तीनों को लेकर इस प्रकार की एक योजना बनाई गई। रूस जो है उसमें 18 वर्ष पूरे होने पर हर रूस के नागरिक को 1 वर्ष तक सेना में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इजराइल में 3 वर्ष, चीन में 2 वर्ष, और जहां आज हमारे मुल्क में 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या में 50% भागीदारी है, 30,000 रुपया मासिक वेतन और अग्निवीर 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 25% को स्थायी सेना में कमीशन और शेष को 11,60,000 रुपये एक मुफ्त उनका और सहयोग अनुदान। इसी सेवा के दरमियान वो ग्रेजुएट तक की अपनी परीक्षाएं, अपनी अध्ययन को चालू रख सकते हैं ब्रिज कोर्स से। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो 10+2 का सर्टिफिकेट उसके 4 साल की सेवाओं के बदले में माना जाएगा। रक्षा, गृह, खेल जैसे कई मंत्रालयों में 10% का आरक्षण। इन सारों के बीच में जब अशोक गहलोत जी इस योजना पर सवाल खड़ा करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एक विधानसभा में पुलिस संशोधन विधेयक 2020 पारित किया था, जिसका हमने विरोध भी किया था। पुलिस एक्ट के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर सभी गांवों में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति होनी थी। 3 वर्ष का उनका समय था। एक निश्चित मानदेय भी उनको दिया जाना चाहिए, दिए जाने का प्रावधान था। गांव में अपराध और अपराधियों की गतिविधियों के बारे में पुलिस तंत्र के साथ उनको रोकने का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ये जो ग्राम रक्षक है उनकी सेवाओं को 3 साल की जगह 2 साल किया और मानदेय 0 किया। अग्निवीर योजना में तो 30,000 का मानदेय है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात कही बेरोजगारी भत्ता देने की बात, उसमें 27 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया इन्होंने। उसके बाद उसको घटाकर 2 लाख किया, और उसके बाद ये शर्त लगा दी कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो 4 घंटे सरकारी दफ्तरों में चौकीदार की भूमिका में खड़ा रहेगा नौजवान। और आज हालत यह है कि सिर्फ 53,000 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है। 16,70,000 नौजवान आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है।
इस मुल्क में सर्वाधिक बेरोजगारी 28.3% राजस्थान में है। मुख्यमंत्री जी एक योजना का विरोध कर रहे हैं, जरा अपने इलाके में देख ले। अपने आज बेरोजगारी युवा जागृति एक अभियान चला हुआ है। पूरे राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस मुक्त हो राजस्थान, इसके लिए 5 जुलाई से 2 अक्टूबर तक जो उनके साथ छलावा हुआ, जिस प्रकार प्रश्न पत्रों का लीक हुआ, रीट की चीट के साथ कांस्टेबल, पटवारी, वन रक्षक, लाइब्रेरियन और एक के बाद एक उनके सब के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उन पर ध्यान देती तो अच्छा था। और साथ ही एक इन्होंने वादा किया था, उन संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कल्ला कमेटी सरकार ने बनाई। 3 साल से कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी है। ये सरकार अपनी इन योजनाओं को, अपने आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई। हम आज जिला कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं। 8 वर्ष का केंद्र सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की 4थी वर्षगांठ नवंबर में मनाएंगे। मेरी मांग है कि हिम्मत हो तो 4 साल का लेखा जोखा राजस्थान के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। किस प्रकार का विकास और किस प्रकार की कानून व्यवस्था, किस प्रकार का भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ। अभी हाल ही में एक अध्यादेश पारित हुआ है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में। बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से राजस्थान के लोगों को इसकी जानकारी हो। उसके सेक्शन 17 में मंत्रिमंडल ने एक संशोधन किया है और कृषि उपज मंडी की परिभाषा बदली है। पहले कृषि उपज मंडी की चारदीवारी में कोई भी किसान अपना अनाज लेकर आता था, उसको मंडी टैक्स देना पड़ता था, आड़त देनी पड़ती थी, सेस देना पड़ता था। अब राजस्थान की सरकार ने यह अध्यादेश पारित करके इसी खरीफ की फसल के साथ अब राजस्थान का किसान कहीं भी अपनी फसल बेचेगा, चाहे किसी बाजार में दुकान पर बेचे, चाहे खेत में खलिहान में अपनी जमीन फसल को बेचे, उसे राजस्थान में 1.60% मंडी टैक्स देना होगा, 50 पैसे सेस देना होगा और 2 रुपये 25 पैसे आड़त देनी होगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। इन्होंने विरोध किया था कृषि कल्याण बिल का, और ये जब उस कृषि कल्याण बिल की थीम एक ही थी कि किसान को कृषि उपज मंडी की जंजीरों से मुक्त करने का। इसके साथ ही अभी एक और मंत्रिमंडल, पिछले मंत्रिमंडल ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर एक संशोधन लाए सेक्शन 17A में। उस संशोधन के माध्यम से सरकार जहाँ कहती है कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को सीधा परिचय देने का काम सरकार कर रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में ऐसी भी कार्रवाई करे, इससे पहले संबंधित विभागाध्यक्ष विभाग से उसको अनुमति लेनी होगी। यानी किसी भी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत आने पर अब एसीबी वैध नहीं, इस संशोधन के बाद उन्हें अनुमति लेनी होगी। आज 315 ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध एसीबी ने सरकार के सामने प्रार्थना की, हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करनी, उनको अनुमति नहीं मिली। अभी आपने देखा होगा खंडेला में एक अभियुक्ता हंसराज ने वहां के एसडीएम और वहां के एसएचओ पर आरोप लगाते हुए आत्मदाह किया। आज भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान के अंदर अभी जो सर्वे अलग अलग आए हैं उसके अनुसार सर्वाधिक इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का सर्वे है। इस देश की ख्यातिनाम एजेंसी है इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने कहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। 67% कार्य बिना पैसों के होते नहीं। पहली बार हमने देखा राजस्थान के अंदर अब राजस्थान के जो मिनी मुख्यमंत्री बने विधायक हैं वो मंत्रियों को बंधक बनाकर मनचाहा स्थानांतरण करा रहे हैं। अभी जयपुर के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार हम सब लोगों ने YouTube पर देखा
प्रसादी लाल जी मीणा के साथ हुआ, वो अपने आप में बिल्कुल सारी चीजों को साबित करता है। अभी आज संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आया है कि सचिन पायलट का इस सरकार को गिराने के षड्यंत्र में प्रमुख किरदार थे। सीकर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा, कोटा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अगर मुख्य किरदार थे तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने से किसने रोका है? जहां केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता अच्छा रहे, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी की वॉइस सैंपल की बात भी वो करें, अपनी एजेंसी को कहें। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अब कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, राहुल गांधी जी ने जब से सचिन पायलट के धैर्य की प्रशंसा की है, मुख्यमंत्री जी कुछ ज्यादा बेचैन है। आप सबने देखा, अमीन कागजी की बात मैंने आपके सामने रखी। गणेश गोगरा जो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने इलाके के अंदर अधिकारियों को बंधक बनाया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, अधिकारी काम नहीं करते। रामलाल मीणा, राजेंद्र बिधूड़ी और इनके खुद के मंत्री अशोक चांदा ने क्या तो यहाँ तक कह दिया कि मैं मंत्री के कुर्सी पर हूं तो जलालत भरी है। मैं समझता हूं कि एक लंबी फिरस्त है। अंतर्द्वंद के कारण से मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही काम में लगे रहे अब तक, जबकि उनकी सरकार आने वाले 3 महीने में चौथा साल पूरा करेगी कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं। और मैं समझता हूं कि ये सारी बातें सब लोगों के सामने हैं। अभी केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी जारी की है। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा पैदा होता है, 2350 रुपये उसकी एमएसपी जारी हुई है। पिछली बार केंद्र सरकार ने इनको कहा कि आप एमएसपी पर बाजरे की खरीद करो, सरकार ने खरीद नहीं की। इस बार भी सरकार की वही बात रही, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए निश्चित तौर पर आंदोलन करेगी। अभी आपने एक और आदेश देखा होगा कि सरकार ने ये कहा कि जो सावन की कांवड़ यात्रा निकलती है, भगवान रामदेव जी की जो यात्राएं निकलती है, इनमें भजन कीर्तन के साथ आप यात्रा नहीं निकाल सकते। आप उसमें वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, डीजे नहीं बजा सकते। मैं समझता हूँ ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि न केवल सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव खत्म कर रही है, बल्कि हर मुद्दे पर जनता का विरोध कर रही है। अभी आपके यहाँ हमने ये देखा पिछले शनिवार को, जो भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला था, जिसमें एपेक्स बैंक ने जांच दल बनाया, फर्जी नाम से 302 एफडी बन जाए 26 करोड़ की, और तत्कालीन जो प्रबंधक थे राजेश सिंह को दोषी पाया जाए, और इसी प्रकार कर्जा माफी का पैसा 27 करोड़ रुपए बचत खाते में जमा कराकर किसान का हड़प लिया जाए, और उसके बाद जब जांच आगे बढ़े तो बड़े षड्यंत्र पूर्वक आग लगा दी जाए। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि किसान के साथ साथ जो इस प्रकार की संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पहला बार मौका है कि न केवल भरतपुर के बल्कि राजस्थान के किसान जो सहकारी बैंकों से जुड़े हैं, राजस्थान जीवन सहकार बीमा योजना, राजस्थान जीवन सहकार दुर्घटना बीमा योजना, इनका प्रीमियम को 4 गुना बढ़ाया गया और उम्र को कम किया गया, और 10 लाख का जो बीमा का कुल बीमा का बीमित राशि थी उसको घटाकर 3 साल किया गया। और भरतपुर में तो हदों को पार कर गए, जब भरतपुर में लगभग 60,000 किसानों को इस योजना से वंचित रखा। मैं समझता हूँ ये सारी बातें वो बातें हैं जिन बातों को सरकार को जवाब देना चाहिए। अब यहाँ ERCP के बारे में कांग्रेस के नेता अलग अलग मंचों पर अपनी अलग अलग राग अलाप रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिलों के अंदर एक अभिनव योजना लेकर आए थे, काले सिंह पार्वती मेज और जाखम के पानी को बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती के सब बेसिन में डालकर। अब इसमें तकनीकी रूप से
कोई कमी खामी हो सकती है, हम भी इसके प्रबल समर्थक हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए और मैं मांग करूंगा कि ये बयानों के बाण चलाने के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलाएं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को हम कहेंगे वो आए, बैठकर इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि आज की तारीख में जो योजना बनी 75% पानी निर्भरता के साथ, उसके साथ और 50% पानी की निर्भरता, इन दोनों के में विरोधाभास जो हो रहा है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में, उसके बारे में अगर कोई तकनीकी कमी है तो राजस्थान के हित में राजनीति के बजाय, बयान जारी करने के बजाय केंद्रीय मंत्रियों से बात करें, हमें बुलाए। बीजेपी इसके लिए तैयार है और हम तो चाहेंगे कि जो नदियों से जोड़ने का कार्यक्रम था, इस योजना को उस योजना में शामिल किया जाए। आज जिस प्रकार की हालात आपके इस भरतपुर में है, मैंने अभी आपको भरतपुर कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के बारे में बताया। अब भरतपुर में एकीकृत मिशन से सफाई, आज भरतपुर इस प्रदेश के जिसमें सबसे कम सफाई उन शहरों में है, और उसको ठेका देने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, डीपीआर के लिए 14 करोड़ का डीपीआर बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया है। आज कभी वेंटिलेटर किराए पर देने की बात, और कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही क्या करूं। यहाँ सबसे जर्जर कानून व्यवस्था इस विभाग में है, जिस विभाग में सचिन पायलट की अगुवाई के अंदर जब चुनाव का समर हो रहा था, तो सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली, वो भी अनुशासनहीनता के कारण। अब वो उनको हमने पार्टी से संबंध कर दिया है। और मैं समझता हूं कि भरतपुर संभाग, भरतपुर जिले को एक वादा किया था इन्होंने, हम भरतपुर जिले के किसानों को दिन में बिजली देंगे। अब दिन में बिजली तो नहीं, पर भरतपुर का किसान को दिन में तारे जरूर दिखाई दे रहे हैं। 16 जिले जिनको इन्होंने अप्रैल 2021 से जिनको कहा कि हम इन जिलों के अंदर 2 ब्लॉक में बिजली देंगे, उसमें भरतपुर भी है। आज सर्वाधिक कटौती भरतपुर के अंदर है। सरकार जानबूझकर बिजली आपूर्ति के अंदर अपने स्वयं के थर्मल पावरों को बंद करती है, तकनीकी कारण से और रखरखाव के कारण से, और उसके बाद षड्यंत्र रचती है और सर्वाधिक महंगी बिजली खरीदती है। अडानी को लेकर मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी बयान देते हैं। मेरा सरकार पर आरोप है, कभी सरकार ने आरटीपीपी जो एक्ट बना है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए एक सिंगल टेंडर दिया है 1042 करोड़ का इंडोनेशिया से हमारे थर्मल पावर के लिए कोयला खरीदने। मैं समझता हूं 5,79,000 टन ये कोयला जो 18,000 रुपए प्रति टन से खरीदा जाएगा, कि वही अडानी है। आज आप सबके बिल में भी 5 पैसे प्रति यूनिट के अडानी कर के रूप में लगे हुए आ रहे हैं 18 महीने से। 500 करोड़ रुपए पहले सरकार ने अडानी को देना तय किया, और ये अडानी प्रेम कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अभी आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, कोयला खदानों में पानी भरेगा, सरकार के पास कोयले की आपूर्ति के लिए भंडारण नहीं है। और छत्तीसगढ़ में जब पासा कोल के अंदर केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, राजस्थान गवर्नमेंट के कोल माइंस में मुख्यमंत्री जी खुद जाकर आए, बड़ी अदा से उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाया। आज तक वहां से खनन नहीं हो रहा। आने वाले समय में ये बातें और गहराएगी। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के चलते हुए जहां एक और विकास ठप्प है, वहीं 200 MLA और वहां चुनाव लड़े लोग स्थानांतरण उद्योग के अंदर हम चांदी कूट रहे हैं। और जिस प्रकार के हालात बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की है, सड़कों की है, वो सबके सामने है। सरकार को सिर्फ एक ही चिंता है कि इनके सर्वाधिक लोकप्रिय राजकुमार राहुल गांधी जी को ईडी ने नोटिस क्यों दे दिया, उस पर सरकार चिंतित है। 2013 का मामला, 2015 से मां और बेटा बिल पर 2000 करोड़ के उस भवन पर किस प्रकार सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास चले गए। ये सारे सवाल वो हैं जो सवाल कहते हैं कि कहीं भी सबकी गुंजाइश है, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। मोटे तौर पर मुझे कह सकते
सकता हूँ ये सरकार, इसके दो चेहरे हैं और सरकार के खुद के मंत्री, मुख्यमंत्री अपमान की राजनीति को हदों से पार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सचिन पायलट जी के धैर्य को। कभी उन्हें निकम्मा कहा गया, कभी उन्हें नकारा कहा गया और अब उन्हें षड्यंत्रकर्ता कहा गया। उसके बाद भी वो नीलकंठ बने हुए हैं, जहर पी रहे हैं और जब नीलकंठ का जहर उगल जाता है तो भूचाल लाता है। कांग्रेस की राजनीति में कब भूचाल आ जाए कोई पता नहीं। आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद। और कोई आपका सवाल हो तो मुझे आप क्या दोबारा सरकार अस्थिर होगी? क्या दोबारा सरकार अस्थिर होने वाली है? महाराष्ट्र की जो पिक्चर है वो राजस्थान में भी दिखाई देगी। देखिए, अपने बोझ से कोई डाल टूट जाए उसका तो हमारे बस की बात है। पिछली बार भी कांग्रेस के दो खेमे एक दूसरे से कुपित होकर अपने अपने ग्रुप के अलग अलग 5 साल होटल में गए थे। भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से उसमें भी योगदान नहीं था। और इस बार आप देख रहे हैं सब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बाद सर्वाधिक, अगर किसी का महत्वपूर्ण सर्वाधिक जिम्मेवार मंत्री जिसको कहा जाता है संसदीय कार्य मंत्री, उनका इस तरह का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने अपने सहयोगी मंत्री कल्ला जी के लिए कह जाए दे दी। 2 बार हालात है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आज किसानों की जमीनें नीलामी होने पर आरम्भ होगी। जिन्होंने राष्ट्रीय बैंक से लोन लिया, ग्रामीण बैंक से लोन लिया, ऐसे 99,000 खाते एनपीए में जिनको नोटिस जारी हुए थे जमीन नीलामी। सर, आपके मित्र हैं अलवर के डॉक्टर रोहतास शर्मा, उन्होंने बयान दिया है कि अगर वसुंधरा राजे को इग्नोर किया बीजेपी ने तो भाजपा का कांग्रेस जैसा हाल हो जाएगा। देखिए, रोहतास जी अब भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध नहीं है। वो अभी एक निर्दलीय की भूमिका में उनके विचार व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। हमारे संगठन का सर्वोच्च जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जिसको भी तिलक लगाकर भेजेगा उसी की अगुवाई में चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और मैं आज प्रेस के सामने जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि कांग्रेस बड़ी बुरी दुर्गति की हार की ओर बढ़ रही है। और इस संभाग में, जिस संभाग में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी, इस बार कांग्रेस 1 सीट भी ले ले तो मेरी चुनौती है। सचिन पायलट, इसमें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी दूसरा राज्य को इग्नोर करती है, कोई दूसरे चेहरे को बनाती है, ओम बिरला या गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर राजेंद्र राठौर को सीएम पेश बनाती है, तो आप उससे कितना इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अभी ना कपास, ना लड्डा और गुला रकम लड्डा, ये बहुत आगे की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कमल का फूल है, तो कमल के फूल में जितने पत्ते हैं उतनी भारतीय जनता पार्टी के पास टेक्निकल नेता है। और हमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरे से बड़ा कोई चेहरा नहीं। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करता है उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ, पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की विदाई क्या है। आपके बयान को ये माना जा सकता है कि पायलट पर डोरे डाल रही है बीजेपी? पायलट की दौरे की बात नहीं, पायलट कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस नेता रहेंगे। पर राजस्थान की राजनीति में पहला मौका है जब पहले तो मुखिया जी ने कहा उन्हें 1.5 साल तक उनकी बात ही नहीं, फिर उन्होंने नकारा, निकम्मा कहा, षड्यंत्रकर्ता कहा। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में भी G90 जो उनके साथ गए थे उन मंत्रियों को भी कहना पड़ा कि आपने मंत्रिमंडल में शामिल किया तो हमें बार बार तोहमत लगाना बंद करो। आज अफजल में दिखता है दूसरा कोई काम इनको है ही नहीं। सीकर में अगर वो जाकर भाषण देते तो हमने सीकर जिले के अंदर ये विकास किया है, राजस्थान के किसानों का लिए हम ये योजना लेकर आए हैं, तो अच्छा लगता। एक ही योजना है मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ एक योजना जिस पर मंत्रिमंडल के अधिकांश लोग काम कर रहे हैं। अपमान करो अपने इस साथी का, बेइज्जत करो अपने इस साथी की। इसलिए एक राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते मैं निश्चित तौर पर उनको सलाह देना चाहूँगा। मेरा अब समय गुजर गया, सरकार अपने बुढ़ापे की ओर आ रही है। अब तो कुछ राजस्थान के लिए जो आपने किया वो राजस्थान के लोगों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी 4 साल बाद डिमांड करेगी कि सर्वदलीय मीटिंग बनाई जानी चाहिए ईस्टर्न केनाल को लेकर, जबकि 25 के 25 सांसद बीजेपी के। तो इन 4 साल में पार्टी ने कोई प्रयास क्यों नहीं किए? आज तक इस ERCP योजना में कांग्रेस लंबी रही, दूसरे तो राजनीति करनी है। आज 4 बजट इन्होंने रख दिए, 1 बजट में 1 पाई क्यों नहीं की?
अगर ये इस योजना के प्रति इतने गंभीर होते हैं, अगर ये योजना राष्ट्रीय परियोजना बन जाए तो भी 60-40 का रेशिया 40% राशि राज्य सरकार को देनी थी। सर मंत्री भी राजस्थान के ही है ना, जोधपुर के रहने वाले, उनको पता है पूरी जानकारी है। जब मंत्री के साथ कब इन्होंने, मंत्री ने जब बैठक करने की कोशिश की तब तक इन्होंने बैठक से नहीं आई। मुख्यमंत्री भी नहीं आते, धन संसाधन मंत्री भी नहीं आते। कांग्रेस नहीं चाह रही, अखबारों में मुलाकातें इनकी होती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मंत्री जी ने तो ये कहा था कांग्रेस नहीं चाह रही कि डालिए यार देखिए, ये मैंने उनका उस बयान को पढ़ा नहीं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गंभीर हो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो सर्वदलीय बैठक बुलाएं और इसमें तकनीकी आधार पर जो अड़चने हैं, जो मध्य प्रदेश ने जो इस पर ऐतराज कर रखा है वाटर डिपेंडेबिलिटी के नाम पर 50% नहीं करके 75% करने के लिए, और पहला विरोध कमलनाथ जी ने किया जो इनके व्यक्तिगत मित्र मुख्यमंत्री जी के, जरा उनसे बात कर ले, पहले उनसे बात कर लेते तो अच्छा रहता। चार बजटों में एक पैसा भी बजट का प्रावधान किया नहीं, और अब नाखून कटा के वो शहादत में नाम लिखा है। कांग्रेस तो दावा कर रही है उसने 1000 करोड़ से ऊपर का काम करवा दिया पूरा क्षेत्र में। वो काम अगर कांग्रेस के पास ऐसी दूरबीन है तो मैं भी चाहूंगा कि वो विधानसभा में अपनी दूरबीन से मैं दिखाए कि कौन से काम करते हैं। अब इस रीजन के अंदर 13 जिलों के अंदर कोई भी अगर बात सुने, कोई भी और दूसरा काम हो, उसको ईस्टर्न कैनाल का नाम देकर एक गंभीर करके मैं इसको छुट्टी मांगा। धौलपुर एमएलए शोभा रानी ने कई सारे नेताओं पर भी जो है आरोप लगाए, नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो प्रेस नोट रिलीज किया था उसमें कई सारे नेताओं पर आरोप लगाए। शोभा रानी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो क्या पार्टी उन चीज़ों को गंभीरता से ले रही है? कोई शोभा रानी जी ने पहला मौका है राज्यसभा, इस बार राज्यसभा में एक कांग्रेस के वोट और एक बीजेपी के वोट, 2 मतदाताओं ने व्हिप का उल्लंघन किया था। कांग्रेस की हिम्मत इतनी भी नहीं हुई कि जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया जिनका वोट खारिज हुआ उनका नाम भी उजागर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के आधार पर बड़ी पार्टी है, हमने नाम उजागर किया, पहले विधायक दल से निलंबित किया, फिर हमारे केंद्रीय जो राष्ट्रीय दल है अभी भरपूर है, शाम तक ये पहुंच दे दिया। ठीक अब इसको कांग्रेस फेमिंग नहीं कह सकती, इस प्रकार के लोग बहुत से हो सकते हैं, पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त बीजेपी नहीं करेगी, ये हमने संदेश दे दिया। नहीं, शोभा रानी क्या कोई पार्टी के किसी नेता की सही थी क्या? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं हो सकता जो पार्टी के साथ विश्वास रखते हैं। हमारे बीजेपी की एक संस्कृति नहीं है, वो भी तो नेता ही है, नेता है, एमएलए है, पर उसको कोई आदमी ये सीख दे। हमारे कैंप में थी, उस कैंप में उन्होंने वोट किया मॉक ड्रिल में, मैंने उनका वोट को, जब उन्होंने गलत वोट किया तो मैं उस समय पॉलिटिकल एजेंट के रूप में अंदर बैठा था, मैंने ही सवाल खड़ा किया था तुमने ये क्या किया, मैंने इस बात को उजागर किया और मेरी बात पर आगे पार्टी से सर अग्निपथ योजना है केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना, आपने सबसे खूबियाँ बताई, सर क्या वजह लग रही है पूरे देश के युवा उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसका राजनीतिक आधार पर लोग आप देखेंगे, विरोध करने वाले वो लोग नहीं हैं तो जो अनुशासन के साथ सेना में जाना चाहते हैं। ये वैकल्पिक योजना है, किसने कह दिया तो सेना की भर्ती, नियमित भर्ती उसमें कमी रहेगी 25%, इससे इस बार 46,500 है, अगली बार 45,000, फिर इसके बाद अगले साल 46,000, फिर 90,000 है। इन सब में हमें तो 25% कमीशन के साथ आगे जाएंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूस और इसराइल में 18 साल की उम्र होने पर कंपलसरी है कि सेना की 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे, तो ये कंपलसरी यहाँ इंडिया में भी किया जाए। ये राष्ट्रीय नीति का बात है और बड़ी 250 मीटिंग के बाद ये अग्निपथ योजना आई, आगे क्या होगा ये सवाल मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बजाय देश के रक्षा मंत्री होता है। सर 4 साल के कार्यकाल के दौरान यदि कोई शहीद हो गया तो फिर क्या कंपलसरी शहीद होगा? पहले ही क्या रखा उन्होंने, गारंटी प्रमोशन से लेकर और 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि पहले क्या रखा।